नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टीएच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हड़प्पा की कहानी। चलिए हड़प्पा की कहानी को हम पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। आगे देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह पर भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए। अपने आगे वाले भविष्य को दिखाने के लिए पुरानी इमारतों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, तोड़ के बना भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस साइड वाले भाग को हम पढ़ते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, आगे देखते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। 2 हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूबसूरत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे
अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेखा चित्र में पैमाना दिया है। चलिए इस चित्र को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से सही से विजुअल हो रहा है। यस, ये हो गया अरब सागर, ये होगा सुतकाह को मोहनजोदड़ो, ये हो गया सिंधु नदी, ये होगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये हो गया हड़प्पा नगर, गंबेरीवाला, चंदहुदरो, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। आगे देखते हैं। इस विशिष्ट कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, आगे पढ़ते हैं। ये महान स्नानागार हैं। इस चित्र को देखिए, महान स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस तरीके से किया जाता था। आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कों के बारे में हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों, इस रेड वाला थी, ग्रीन वाले भाग को देखते हैं। ग्रीन नहीं है जी, कलर वाले भाग को देखते हैं, ये बोलने से अच्छा है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आगे कलर वाले पॉइंट को देखते हैं। नगर में रहने वाले लोगों को एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? हाँ, हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, वाह बहुत ही अच्छे कलर में है जी, मिट्टी के खिलौने।
आगे देखते हैं दोस्तों। नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बगल वाले भाग को पढ़ लेते हैं। इस बगल वाले भाग को देख लेते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्च पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाई वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति को जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अब नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ संख्या 27 पर आप देख सकते हैं। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जैसे देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। चलिए देख लेते हैं पृष्ठ संख्या 6। अच्छा वहाँ पे चलिए। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? यस, पत्थर के बाट बनाते। इसे शिलालेख पत्थर पर ही लिखा जाता था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों किए अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 28 पर आप देख सकते हैं। चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितनी आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से धसाई गई है। आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परतों के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री नीचे चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयंस के मन की चूड़ियाँ, बाले, छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कच्चे माल की खोज में।
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साइड वाले भाग को हम देख लेते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता था, तो इन चित्रों को देखो। एक खिलौने हैं और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहन की जानकारी दी गई थी? बच्चों का खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। आगे देखते हैं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता था कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। उतना दिन का बच कैसे पाएगा जी? लकड़ी का होगा, घून सब लग गया होगा जी। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस खिलौनों में बारिश कम होती हैं। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीकों अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर
शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। साइड वाले भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, आध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। आगे देखते हैं। मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन का मुहरबंदी के बारे में हम लोग जानते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे सरकारी दफ्तरों में अपने पद को लेकर भी अपना मुहर एक बनाते हैं और वहाँ पर थप्पा मार लगा देते हैं। अभी तो इसी में ज़्यादातर हो रहा है मुहर का प्रयोग। अपने नामों, अपने इंस्टीट्यूट, किसी का भी अपना एक मुहर बनाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। आगे देखते हैं। अन्यत्र के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, जो कि रेड सी के किनारे बसा है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शव, यहाँ से फिर से पढ़ते हैं जी। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है।
उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कल्पना करो, जैसे एग्ज्यूमिंग पावर पर फिर से प्रश्न आ गया, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हें माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। उपयोगी शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। नगार, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहार, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई इत्यादि। दोस्तों यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में हम एक वीडियो में 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी, चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पुस्तकालय में मेरी, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी भी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाएं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें अध्याय का नाम है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता वस्तु महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि शब्द के देवता इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। युद्ध के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थना की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य हैं। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाती थी। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। दोस्तों आगे देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ,
और अंग्रेजी में मदर शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। देखते हैं। भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्वामित्र और नदियों के बारे में कुछ बातें हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कह रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थनाओं सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धूड़ी के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियों, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यह युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं
होती थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा क्या करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में उदाहरण की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे देखते हैं। जनता, कलर वाले भाग को नहीं देख रहे हैं अभी। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विशु, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन, ये तो पढ़ ली। आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्री, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया था। उन्हें उनके मालिक की पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। आगे देखते हैं। जिन युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। आगे देखते हैं। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत यानी उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह की काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो।
गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढेर कर लगाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आगे स्टार्ट करने से पहले इस साइड वाले भाग को देख लेते हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। आगे देखते हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार। आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 13 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ तक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आगे देखते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 इनाम गांव को खोजो। यह भी सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी को हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक मिट्टी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मरे हुए थे। आगे देखते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्ती स्त्रियों की जांच है। चूँकि महिलाएं
बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश का कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों से आधुनिक अध्ययन पर आधारित हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थि हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डी अस्थि के से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थि हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को बढ़ाकर जोड़कर यह संख्या बताई गई थी। आगे देखते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे को देखते हैं। इनाम गांव पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, संहार, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, अलमला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। आगे देखते हैं। अन्यंत्र को देख लेते हैं। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें फट पड़ती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए गए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे सारे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। आगे देखते हैं। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया गया है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, याजादास, महापाषाण, कब्र व कंकाल और लोहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको देख लेते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यही आपसे कामना है। चलिए दोस्तों।